जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग राग दरबारी के दूसरी कक्षा को देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला कक्षा आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग दूसरी क्लास को देखेंगे। हम लोगों ने देखे थे कि हम लोग राग दरबारी शिवपालगंज पहुंच गए थे। शिवपालगंज से वो ट्रक से उतर के अब अपने मामा घर में वो रंगनाथ चला गया था। थाना शिवपालगंज थाना थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए हैं। अब हजूर हमारा चालान में देर ना करें। अब हुआ क्या था कि किन्हीं का गाड़ी पकड़ा गया था। गाड़ी तो पकड़ा गया था, लेकिन गाड़ी जो है थाना में जमा कर दिया गया था। अभी तो उस गाड़ी का चालान नहीं हुआ था। वही कहा जा रहा है कि महाशय, बहुत दिन हो गए हैं हाथ जोड़ते जोड़ते, अब मेरा गाड़ी का जो है चालान कर दीजिए। लेकिन वह चालान नहीं करता। उसी दरोगा जी भुनभुनाते हुए कहते हैं, किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमे का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मतलब यह वाला कथन आपका इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा। यह इंपॉर्टेंट मतलब इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। वही भुनभुनाते हुए कुछ कहे, जिसका मतलब क्या निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। यहाँ बैठकर अगर कोई कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता कि वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा। यानी कि जब वह अ, उस देखता है, उस थाने की स्थिति देखता है, तो वही कहता है कि यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह थाना के चारों ओर निगाह दौड़ाकर देखे तो उसे मालूम होता कि वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व तो नहीं था। उसका काम करने के लिए दो तीन चौकीदार के प्यार की छांव में पलने वाले घोड़ा नाम का एक सवारी थी। क्या कहा जा रहा है, उस थाने की जो स्थिति है उसका वर्णन किया जा रहा है कि यहाँ 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 के लिए अभी जीप का अस्तित्व तो नहीं था उस थाने में। जैसे आजकल थाने में जीप देखते हैं, वो जीप नहीं था। क्या था उस थाने में? उस थान अ, यहाँ यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था। उसका काम करने के लिए दो तीन चौकीदारों के प्यार की छांव में पलने वाला घोड़ा नाम का एक सवारी थी, जो शेरशाह के जमाने में भी हुआ करती थी। किसके जमाने में? इस बात को याद रखिएगा, शेरशाह के जमाने में। और कितना दो तीन जो चौकीदार थे उनके लिए क्या थे, तो घोड़ा घोड़ा नाम की एक सवारी हुआ करता था। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई 100 साल पहले फेंक दिया है। अगर उसने अमेरिकी जासूसी, देखिए एक देश का नाम क्या आया है, अमेरिकी। ये सब क्रम में आपसे पूछा जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अमेरिकी जासूसी उपन्यास पढ़ रहे हैं, कैसा जासूसी उपन्यास पढ़ रहे हैं? तो अमेरिकी जासूसी उपन्यास पढ़े हों, और तो वह बिलबिलाकर देखना चाहता है कि उंगलियों का निशान देखने वाले शीशे, कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियां, ये सब कहाँ है? बदले में उसे सिर्फ वह दिखता है जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही वह नंग धड़ंग लंगोट बंद आदमी दिखता है, जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भंग घोट रहा है। बाद में पता चलता है कि वह अकेला आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है, और जिस हालत में जहां है, वहां से उसी हालत में 20 गांव का अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है, और अपराध न हुआ तो उसे करा सकता है। मतलब देखता कि सामने, थाना के सामने जो इमली के पेड़ के है, उससे एक लंगड़े आदमी लंगोट पहना भांग पीस रहा होता है। तो वही कहता, वो आदमी इतना है कि 20 गांव को कंट्रोल करता है, और कहाँ अपराध वो कुछ ही देर में पता भी लगा सकता है। अगर नहीं अपराध हुआ तो अपराध भी वह भी करा सकता है। शिवपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ आराम। क्या हुआ कि वहां जो शिकायत करने गए थे वो कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जब वो चले गए तो दरोगा जी ने क्या हुआ, एक बार सिर उठाकर चारों तरफ देखा, पर चारों तरफ क्या था? शांत था, अमन था। अमन मतलब शांत था।
दरोगा जी ने ऊँघने के लिए एक पलक बंद करना चाहा, तभी उनको रूपन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। रूपन बाबू कौन है? तो रूपन बाबू आपका इनका बेटा है, वैद्य जी का बेटा है। इनको याद रखिए, किनका है रूपन बाबू? वैद्य जी का बेटा। वैद्य जी का बेटा है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वैद्य जी का बेटा आते हुए दिखाई पड़े। वे भुनभुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं है। रूपन बाबू ने बैठते हुए कहा कि रामाधीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई। डाकुओं ने 5,000 रुपये मांगा। लिखा है कि अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर। अब देखिए किनके यहाँ? रामधीन भीमखेड़वा, इनका नाम रामधीन भीमखेड़वा है और ये विपक्षी है। किनका? वेद जी का विपक्षी है। उनके यहाँ लाल स्याही के द्वारा डाकुओं के किनके द्वारा पैसा मांगा गया था? डाकुओं के द्वारा मांगा गया था। कितना मांगा गया था? तो 5,000 रुपये मांगा था। छोटी छोटी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आजकल जो एनटीए बना रहा है वो कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। 5,000 रुपये की मांग कहा। लिखा कि अमावस्या कब? आपसे पूछ देगा पूर्णिमा की अमावस्या में पैसा मांगा था, कुछ भी पूछ सकता है। अमावस्या के रात के दक्षिण वाले, आप पूछ देगा उत्तर वाले रास्ते की दक्षिण वाले रास्ते, तो दक्षिण वाले टीले पर बुलाया। कहाँ बुलाया? टीले पर बुलाया, नदी में बुलाया, तालाब में बुलाया, कि सड़क पे बुलाया, कि कहीं जंगल में बुलाया? कहाँ बुलाया? टीले पर बुलाया। दरोगा जी मुस्कुराते हुए बोले, यह तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहा तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांग कर घर पर रुपए लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि उन्हें कोई घर जाकर रुपए दे आवे। रूपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। फिर दरोगा जी कह रहे हैं, वे क्या कहते हैं? यही कि पूरा साम्यवाद है। एक चीज का यहाँ वर्णन आया कि यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। फिर कहता रूपन बाबू, नहीं मैं मजाक नहीं करता, रामाधीन के यहाँ सचमुच एक चिट्ठी ऐसी आई है। फिर दोनों के बीच में बातचीत चलने लगता। फिर कहता, मुझे लगता है कि रामाधीन के घर यह चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? मतलब दरोगा जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि रामाधीन भीमखेड़वा के यहाँ या जो लाल सियाही का जो चिट्ठी है वो आपके कॉलेज के किसी विद्यार्थी ने या लड़कों ने भेज दिया होगा। आपका क्या ख्याल है? आप लोग की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं? वो कह रहे हैं दरोगा जी को, आपके निगाह में सारा जुर्म स्कूली लड़के करते हैं। और ये जो लड़का है रूपन बाबू, वैद्य जी का छोटा बेटा है। इस बात को याद रखिएगा, वैद्य जी का छोटा बेटा। वैद्य का छोटे लड़के या छोटा बेटा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा आपकी निगाह में कॉलेज के ही सब लड़के वहां मतलब जुर्म करते हैं? आप ठीक कहते हैं रूपन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे ही कहूंगा, मैं बख्तवार सिंह का चेला हूं। अब पूछ देगा दरोगा जी जो थे वो किनका चेला थे? बख्तवर सिंह का चेला हूं, शायद आप यह नहीं जानते। आपसे यह भी पूछा जा सकता। बख्तवर सिंह का वो दरोगा जी खुद को चेला बताते हैं। बख्तवर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तवर सिंह दरोगा बख्तवर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तवर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें झंगरू, याद रखिएगा झंगरू और मंगरू गौन पात्र है, ये दोनों झंगरू मंगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने का रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए। कहा, हुजूर माई बाप है, गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ किया जाता है। देखिएगा यह पंक्ति आपसे पूछा जा सकता है कि हुजूर माई बाप है, गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ किया जाता है। यह पंक्ति आपका इंपॉर्टेंट है, माफ किया जाता। बख्तवार सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। बख्तवार सिंह ने उन्हें क्या किया? माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। अब बातचीत होते होते फिर वे क्या हुए? रूपन बाबू वे खड़े हुए, सड़क की ओर देखते हुए उन्हें कहा, लगता है कि रामाधीन आ रहा है, जाता हूं, इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। मतलब देखता कि उधर रामाधीन आ रहा तो वही कहता है कि इस डकैती वाली चिट्ठी को आप देख लीजिएगा, मैं फिलहाल जा रहा हूं। रूपन बाबू 18 साल के थे। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूपन बाबू कितने साल के थे? तो रूपन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज के 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? वे 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और खास तौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए वे उसे पिछले कितने साल से फेल होते आ रहे हैं? तो पिछले 3 साल से वे फेल होते आ रहे हैं।
रूपन बाबू स्थानीय नेता हैं। रूपन बाबू क्या थे? स्थानीय नेता थे। रूपन बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया के नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यही था कि वे सबको एक निगाह में देखते थे। यह यहाँ से यहाँ इंपॉर्टेंट पंक्ति, इसको याद रखिएगा कि उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता है कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि वे सबको एक निगाह से देखते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहां का कॉलेज था। यह भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि उन जो रूपन बाबू थे, जो अपना नेतागिरी करते थे, उनका पहला और अंतिम क्षेत्र कहाँ था? तो वही छन्नामल इंटर कॉलेज था। वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप नेता थे। उनके बाप का नाम वैद्य जी था। उनके ये क्या कर रहे हैं, वो वे पैदाइशी नेता थे। कभी किनके बारे में पैदाइशी नेता कह रहे हैं? तो रूपन बाबू के बारे में कह रहे हैं। रूपन बाबू के बारे में कह रहे हैं। वैद्य जी के छोटे लड़के, वैद्य जी के छोटे लड़के के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। क्योंकि वे उनके बाप का नाम वैद्य जी था। उनके बाप का नाम क्या था? वैद्य जी था। तो वैद्य जी के लड़के का नाम क्या है? रूपन बाबू। दो बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था। कितना? दो बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था, जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। जिसे किन्होंने छोड़ दिया था? तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ा था। यह भी बात आपसे पूछा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसके तीन और कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बना दिए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूरी पर पक्की ईंट के दीवार पर टीन डालकर कुछ दुकान खोली गई थी। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी, जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र सिपालगंज। तो आपसे इनमें से कोई भी बिंदु पूछा जा सकता है कि कैसी स्थिति थी आपका सामुदायिक मिलन केंद्र सिपालगंज का। तो क्या था? वह जो सबसे पहले आप याद है कि उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। सबसे पहले उसमें तीन और कच्ची दीवारें थे। तीन और क्या था? कच्ची दीवारें, जिस पर छप्पर डाला कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूरी पर पक्की ईंट की दीवार पर टीन डालकर एक दुकान सी खोली गई थी। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाले एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर बड़ा बरगद के पेड़ के नीचे कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी, जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र सिपालगंज। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। इस सब के पिछवाड़े 3-4 एकड़ के ऊपर कितना जमीन था? 3-4 एकड़ से ऊपर ऊसर 3-4 एकड़ से ऊसर पड़ा। 3-4 एकड़ यानी कि कुल जमीन जो कॉलेज बना था वो कितना एकड़ में था? 3-4 एकड़ था, से ऊसर पड़ा था, जिसे तोड़कर उसमें चेरी बोई गई थी। या चेरी कहीं सचमुच उग गया था। आपसे पूछ देगा क्या बोया गया था? कुर्थी बोया गया था, धान बोया गया था, गेहूं बोया गया था, या चेरी बोया गया था? तो क्या चेरी बोई गई थी? चेरी कहीं सचमुच उग गया था। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले को छंगामल इंटर कॉलेज सिपालगंज कहा जाता है। क्या कहता है? छंगामल इंटर कॉलेज सिपालगंज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ की इंटरमीडिएट पास करने लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते हैं कि शांति निकेतन से भी आगे है, असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है और इसलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता, बंद कमरे पे ऊपर चढ़ जाता। बंद कमरे में क्या होता? ऊपर चढ़ जाता है।
तो वही अपने कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की विशेषताओं का वो वर्णन कर रहे हैं कि हम लोग नहीं जानते कि बिजली क्या होता है। भारत के असली विद्यार्थी यानी पूछा जाएगा भारत का असली विद्यार्थी किसे माना गया है, तो आप लोग छन्नामल इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले को ही असली भारतीय विद्यार्थी माना गया, क्योंकि वो बिजली नहीं जानता, नल का पानी क्या होता नहीं जानता, पक्का फर्श क्या होता नहीं जानता, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम ये भी नहीं जानता। हमने विलायती तालीम पर देसी परंपरा पाई, हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा पाई, इसलिए हमें देखो आज हम उतने ही प्रकृति हैं, हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। छंगामल कभी जिला बोर्ड का चेयरमैन था। ये छंगामल जो आदमी था वो क्या था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या था, जिला बोर्ड का चेयरमैन था। क्या था वो, जिला बोर्ड का चेयरमैन था। एक फर्जी प्रस्ताव लिखवाकर उन्होंने बोर्ड के डाक बंगले को इस कॉलेज में प्रबंध समिति के नाम उस पर लिखा दिया, जब कॉलेज के पास प्रबंध समिति को छोड़कर और कुछ नहीं था। लिखने के शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया। कॉलेज का नाम कैसे पड़ गया, तो हमने आपने देखा भी उस कॉलेज का छंगामल कैसे पड़ा कि एक चेयरमैन मतलब एक कभी जिला चेयरमैन बोर्ड थे, वही फर्जी प्रस्ताव लिखा करके उसमें अपना नाम जो है उन्होंने रखवा दिया था। विद्यालय के एकक टुकड़े का अलग अलग इतिहास था। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा, इसको याद रखिएगा, सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था। उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। अस्तबल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थी। अस्पताल जैसी इमारतें क्या होता, श्रमदान से भी बनी थी। टीन शेड किसी फौजी छावनी की भग्नावशेषों को रातों रात हटाकर खड़ा कर दिया गया था। जूता हुआ ऊसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई में काम आता था। वो जूता हुआ जो ऊसर था वह किस में काम आता था, कृषि विज्ञान में काम आता था। किस में काम आता था, कृषि विज्ञान में काम आता, कृषि विज्ञान की पढ़ाई में काम आता था। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वर प्रिंसिपल की भैंस की काम आते थे। उसमें जगह जगह उगी जो ज्वर था वह किसके काम में आता था, प्रिंसिपल की भैंस के काम में भी आता था। प्रिंसिपल जो भैंस रखे हुए थे उसके काम में भी आ जाता था। साइंस का क्लास लगा था। 9वें दर्जे मास्टर मोतीराम जो एक बीएससी पास थे लड़के को अपेक्षित घनत्व पढ़ा रहे थे। अभी जस्ट पूछा गया था, मिलान में था कि मोतीराम जो मास्टर है वह कितना तक पढ़ा लिखा था, तो बीएससी पढ़ा हुआ था। और वो किस दर्जे को पढ़ा रहा था, 9वें दर्जे को पढ़ा रहा था। ठीक है, लड़कों का वो क्या पढ़ा रहा था, अपेक्षित घनत्व पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था, अपेक्षित घनत्व पढ़ा रहा था। बाहर उस छोटे से गांव में छोटेपन और बतौर अनुप्रास छटाछाई थी। एक लड़के ने कहा, अपेक्षित घनत्व पढ़ा रहे थे, उसी में एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं। मास्टर बोल पड़े, अपेक्षित घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी। अपेक्षित घनत्व का मतलब क्या बताए, रिलेटिव डेंसिटी। दूसरे लड़के ने कहा, अब आप देखिए साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि देखिए आप अभी साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वे बोले, साइंस साला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है। लड़के ने जवाब में हंसना शुरू कर दिया। हंसने का कारण अंग्रेजी हिंदी की बहस नहीं, साला का मुहावरेदार प्रयोग था। क्या हुआ, उसमें एक साला शब्द का प्रयोग हुआ, वही मुहावरे शब्द की वजह से ये लोग हंस रहे थे। उन्होंने लड़कों को माफ कर दिया। बोला, रिलेटिव डेंसिटी नहीं समझते हो तो अपेक्षित घनत्व को यूं दूसरी तरकीब से समझो। अपेक्षित घनत्व माने किसी मुकाबले का। मान लो तुमने एक आटा चक्की खोल रखी है, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी ने दूसरी आटा चक्की खोल रखी है। तुम महीने में उससे 500 रुपए पैदा करते हो। पूछा जाएगा कितने रुपए पैदा करने की बात की गई थी, तो 500 रुपए पैदा करने। अब एनटीए कुछ भी पूछता नहीं, हम एक बिंदु को ध्यान में रखिएगा। 500 रुपए पैदा करने की बात करते हो, तुम्हारा पड़ोसी 400, पड़ोसी कितना पैदा करने की बात करता है, 400 रुपए।
तो तुम्हें उसके मुकाबले ज्यादा फायदा हुआ। इसे साइंस की भाषा में कहे तो तुम्हारा अपेक्षित लाभ ज्यादा है। समझ गए? एक लड़का ने बोला। समझ तो गए मास्टर साहब, पर पूरी बात शुरू से ही गलत है। अब कैसे गलत है? वो कहता है समझ तो गए चाचा, लेकिन आपकी बात शुरू से ही गलत है। हमारे चाचा की चक्की धक्का पेल चलती है, पर मुश्किल से 200 रुपए महीना पैदा होती है। माने कि उनके जो चाचा हैं, एक बच्चा लड़का, लड़का का नाम जिक्र नहीं हुआ, शायद हो सकता है आगे बताए। उनके चाचा जो है धक्का पेल जब चलाई होता है, यानी खूब चलता है चक्की, तब महीने का कितने रुपए निकलता है? तो 200 रुपए ही वह निकाल पाता। कौन है तुम्हारा चाचा? मास्टर मोतीराम ने आवाज जैसे पसीने से तर गई। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखा। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखा। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे तो नहीं हो? देखिए यह पात्र पूछा भी गया था, मुन्नू किस उपन्यास का पात्र है? तो मुन्नू याद रखिएगा इसी उपन्यास का पात्र है। फिर कह रहा, वैसे बेईमान मुन्नू के नाम खुद नहीं कमाता था। वैसे बेईमान मुन्नू ने यह नाम खुद नहीं कमाया था। उन्हें विरासत में मिला था। बचपन में उसके बापू ने प्यार के मारे प्यार के मारे बेईमान कहते थे। माँ उन्हें प्यार से मुन्नू कहती थी। अजी यानी पिताजी उन्हें प्यार से क्या कहते थे? पिताजी उन्हें प्यार से बेईमान कहते थे। इस बात को बापू उन्हें प्यार से क्या कहते? बेईमान। प्यार के मारे बेईमान कहते थे। क्या? बेईमान। इस बात को याद रखिएगा। और उनकी माँ क्या कहती थी? उनकी माँ उनकी माँ उन्हें प्यार से मुन्नू कहती थी। मुन्नू प्यार से उन्हें क्या कहते थे? उनकी कौन कहते थे? माँ उन्हें प्यार से मुन्नू कहती थी। पूरा गांव अब उन्हें बेईमान मुन्नू कहता। अब पूरा गांव अब उन्हें कौन सा नाम से अभिहित कर दिया है? तो बेईमान मुन्नू के नाम से उन्हें अभिहित कर दिया। तब मास्टर साहब बोले, मैं खुद आटा चक्की से 700 रुपए तक एक महीने में खींचा है, पर बेईमान मुन्नू की वजह से अब से सब चौपट हो जाता है। अब देखिए जो मोतीराम मास्टर थे, वह कितना महीने का कमा लेते थे? तो 700 रुपए, यानी कि 700 रुपए पर महीने उन्होंने निकाल लिया था। लेकिन वो कहता है कि पड़ोसी में जो है बेईमान मुन्नू की वजह से अब जो है आटा चक्की हमारा चौपट हो गया है। ईमानदार और बेईमान का क्या कंपटीशन? क्या बकते हो? मास्टर मोतीराम ने डपट कर कहा। तब तब तक कॉलेज के चपरासी उनके सामने एक नोटिस लेकर खड़ा हो गया। अब जब तक ये सब बात विवाद चल ही रहा था कि तब तक मोतीराम मास्टर के सामने जो है, जो बीएससी तक मोतीराम पढ़े थे, सामने कौन आ गए? चपरासी। चपरासी भी एक पात्र याद रखिएगा। चपरासी आपसे पूछा जा सकता है कौन पात्र है ये सब। चपरासी उनके सामने एक नोटिस लेकर खड़ा हो गया। नोटिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिसे देखो मुआयना करने को चला आ रहा है। पढ़ाने वाले अकेले, मुआयना करने वाले 10-10। मतलब पढ़ाने वाले एक ही है, लेकिन मुआयना करने वाले 10-10 हैं। एक लड़का अपनी जगह से हाथ उठाकर बोला, मैं मास्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि अपेक्षित घनत्व निकालने का क्या तरीका है? अब देखिए वो जैसे नोटिस पढ़े तो उसमें क्या कहा गया कि कोई मुआयना करने वाले आने वाले हैं। तो वही कहते हैं, पढ़ाने वाला एक ही मास्टर, लेकिन मुआयना करने वाले 10-10 हैं। तो उसी बीच में क्या हुआ कि ये सब हो ही रहा था, तो बीच में एक बच्चे ने हाथ उठाकर पूछा कि मास्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि अपेक्षित घनत्व का क्या तरीका है अपेक्षित घनत्व निकालने का क्या तरीका? मास्टर मोतीराम ने कहा, अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए उस चीज का वजन और आयतन यानी वॉल्यूम जानना जरूरी है। देखिएगा आपसे पूछा जाएगा अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए क्या चीज जरूर जानना? उस चीज का वजन आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या पता होना चाहिए? आयतन यानी वॉल्यूम जानना चाहिए। उसके बाद अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका जानना चाहिए। जहां तक तरीके की बात है, हर चीज दो तरीके की होती, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। एक क्या होता है? एक सही तरीका और एक गलत तरीका। मास्टर मोतीराम ने आपसी तरीके से कहा, ऐसा बात नहीं है। मेरे जैसे धान के मशीन तो पूरे इलाके में नहीं है, पर बेईमान मुन्नू कुटाई पिसाई का रेट गिराता जा रहा है, इसलिए लोग उधर दौड़ते हैं। हर हिंदुस्तानी का यही हालत है। 2 पैसे की जहां किफायत हो, उधर
ये मुंह मारता है। यह पंक्ति आपसे इंपॉर्टेंट है कि वह क्या कह रहा है कि पहले जो है मुन्नू के चाचा का भी आपकी चक्की में धान कूट। पहले क्या कहा था कि ऐसा नहीं है कि मुन्नू पहले पैसा वैसा ठीक सब आता था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जब से मुन्नू के चाचा जो है वह खोल दिया, वो क्या होता है पिसाई का रेट सस्ता कर देता है, तो क्या लोग उधर ही ज्यादातर चले जाते हैं। वही कहते हैं 2 पैसे की जहाँ किफायत हो उधर ही मुंह मारता है। हर हिंदुस्तानी का यही हालत है। यह पंक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मास्टर मोतीराम का चक्की चल रही थी, उसी का आवाज थी। उन्होंने और कुछ नहीं सुना, सिर्फ भग 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 सुना। वे दर्जे से भागे। अब क्या हुआ कि इधर पढ़ा रहे थे, उधर क्या हुआ आटा चक्की उसकी चल रही थी। आटा चक्की में जो है उन्होंने ये कर दिया था, आटा गेहूं डाल दिया था और वो आए हुए थे। तो जैसे पता चला कि आटा चक्की में आपका गेहूं जब खत्म होता तो आवाज बदल जाती, तो वही भग भग जैसे सुनाई पड़ा। वो उसी दर्जे में भागे। लड़के ने कहा क्या हुआ मास्टर साहब, अभी घंटा नहीं बजा। वे बोले लगता है मशीन ठीक हो गई, देखो कैसी चलती है, देखो कैसी चलती है। दो दिन में 4 बजे प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर निकले। उसके पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चल रहा था। प्रिंसिपल साहब उससे गहरी दोस्ती थी। क्लर्क, कॉलेज का क्लर्क, क्लर्क भी क्या आपका गौण पात्र है। उसके बाद एक क्या आया प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब भी एक पात्र है, इसको याद रखिए। प्रिंसिपल साहब से किससे गहरी दोस्ती थी, तो क्लर्क और प्रिंसिपल साहब में गहरी दोस्ती थी। इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वे दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे के पास से निकले। एक मास्टर देखिएगा मोतीराम है, दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे से निकले। एक दूसरे लड़के ने कहा यह मास्टर मोतीराम का क्लास है। जब वहां से निकले तो हाँ, जब वहां से निकले तो देखे कि वहां कोई मास्टर नहीं है, तो प्रिंसिपल रोक करके कहा मास्टर साहब कहाँ गए। तो उस लड़के ने खड़ा होकर कहा, एक दूसरे लड़के ने कहा कि यह मास्टर मोतीराम का क्लास है। फिर प्रिंसिपल को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मास्टर साहब कहाँ गए। क्लर्क ने कहा सेकेंड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है। कितनी बार मास्टर मोतीराम से कहा कि बेच दो इस आटा चक्की को, पर कुछ समझाते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। मैं खुद एक बार 1500 रुपए देने को तैयार था। यानी कि वो चपरा कलर कह रहा है कि वो उस आटा चक्की का दाम कितना उन्होंने लगाया था, 1500 रुपए। वो कहता 1500 रुपए देने तो मैं खुद एक बार तैयार होता, लेकिन नहीं बेचे। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से कहा छोड़ दो इस बात को, उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। अब देखिए एक पात्र है मालवीय। क्लर्क ने एक लड़के से कहा जाओ उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। मालवीय को जब बुलाएगा तो मालवीय नजदीक आकर छप्पर के एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला एक ही पीरियड में 2 क्लास कैसे लूंगा। अब देखिए क्या हुआ कि उस क्लास में मोतीराम तो थे नहीं, तो उस क्लास को लेना था। तो वही कहा कि एक ही पीरियड में मैं 2 क्लास कैसे लूंगा। प्रिंसिपल साहब ने आवाज तेज करके कहा ज्यादा कानून न छांटो। जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो तुम्हें हर काम में दिक्कत मालूम होती है, इसलिए ज्यादा कानून तुम मत छांटो। लड़के के चले जाने पर क्लर्क ने मुस्कुरा कर कहा चलिए अब खन्ना मास्टर का भी नजारा देख लें। अब हुआ क्या कि मालवीय सिर, अब यह कहा ज्यादा कानून मत छाटो, तो मालवीय सिर झुकाकर वापस चले गए। प्रिंसिपल साहब ने फटे पैजामा वाले लड़के की पीठ पर एक बैंत झाड़कर कहा जाओ उसी दर्जे में जाकर सब लोग चुपचाप बैठो, जरा भी सांस ली तो खाल खींच लूंगा। अब क्या हुआ कि मालवीय साहब एक समय में 1 घंटे में 2 दर्जे में क्लास कैसे ले सकते थे। तो क्या वो उसी समय एक बैंत निकाल कर प्रिंसिपल साहब ने बच्चे पर जड़ा और कहा कि जहां क्लास चल रहा है मालवीय सर का, वहीं जाकर के क्लास करो, उसी दर्जे में चुपचाप जाके सब बैठो। लड़के चले जाने पे क्लर्क ने मुस्कुरा कर कहा चलिए अब खन्ना मास्टर का भी नजारा देख ले। पहला आपका मोतीराम हो गया, मोतीराम, उसके बाद आपका मालवीय हो गया। अब आप खन्ना मास्टर को हम लोग देखने जा रहे हैं। खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था। यह भी आपसे पूछा जा सकता, खन्ना मास्टर का असली नाम क्या था, खन्ना था। वैसी जैसे तिलक, पटेल, गांधी आदि, नेहरू हमारे जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति का नाम है। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है।
जाति से उसका नाम छीनकर उससे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ से पूछा जाता है, इस देश में जाति खत्म करने का यही एक सीधा तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चर थे। यह भी आपसे प्रश्न इसी बार पूछा गया था। खन्ना मास्टर किस विषय के लेक्चर थे? तो इतिहास के लेक्चर थे। इस वक्त इंटरमीडिएट के एक दर्जे में अंग्रेजी पढ़ाते थे वो इतिहास के टीचर, लेकिन वो अभी क्या कर रहे थे? अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। कौन से विषय पढ़ा रहे थे वे अभी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। लड़के ने पिछले साल किसी सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा निकाल करके अपने नाम से कॉलेज की एक पत्रिका में छपा दी थी। खन्ना मास्टर उसकी इसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। अब क्या हुआ कि ये लोग जब चले गए खन्ना मास्टर के यहाँ, मालवीय साहब पढ़ाने लगे एक ही दर्जे में, तब जब चले गए ये लोग खन्ना मास्टर के यहाँ, जो खन्ना मास्टर इतिहास पढ़े थे, उसी समय क्या हुआ कि किसी लड़के के विषय में वो कह रहे हैं, लड़के ने पिछले साल किसी सस्ती पत्रिका में एक प्रेम कथा नकल करके अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका में छपवा दी थी। खन्ना मास्टर उसकी इसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। क्या हुआ? कौन सी कैसी कथा वो छपवा दी? तो प्रेम कथा छपवा दी थे कॉलेज की ही पत्रिका में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसी का वो लोग क्या होते, कीचड़ उछाल रहे थे। लड़के के वो कुछ और कहने जा रहे थे, तभी उन्होंने क्लास के पीछे दरवाजे से प्रिंसिपल साहब को घूरते हुए पाया। उन्होंने बरामदे में खड़े हुए क्लर्क का कंधा भी दिख पड़ा। अब क्या हुआ कि प्रिंसिपल साहब छुप छुप के खन्ना मास्टर को देख रहे थे। खन्ना मास्टर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, उसमें उसी समय लड़के का अपना उनका जो है उनके ऊपर कीचड़ उखाड़े, तो उसी में देखे कि खन्ना मास्टर और क्लर्क देख रहे थे। तो ये इनको खन्ना सर को पता चल गया कि ये दोनों देख रहे हैं। वे कमरे के अंदर आ गए। बारी बारी से दो लड़कों के पीठ में उन्होंने अपना बैच चुभोया। कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताक कर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े हुए खन्ना मास्टर को ललकार कर कहा, आपके दर्जे में डिसिप्लिन की यह हालत है। लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते हैं और आप इसी बूते पर जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बनवा दिया जाए। खन्ना मास्टर जो बार बार प्रयास कर रहे थे कि हम जो है वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, वो वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। वाइस प्रिंसिपल बना दी जाए, इसी तमीज से वाइस प्रिंसिपल कीजिएगा भैया इहे हालू रही तो वैसे प्रिंसिपली तो आपने घरे रही। पर साल की जुलाई में माँ डगर डगर घूमिए कहते कहते अवधि के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा उनके शरीर में आ गई। किनका आत्मा आ गया? तो याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा आ गई, क्योंकि तुलसीदास की ज्यादातर रचना किस भाषा में है? उनकी अवधी भाषा में है। वे फिर खड़ी बोली में आ गए, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? असली बात है डिसिप्लिन में, समझे मास्टर साहब। देखिएगा, यह भी पंक्ति आपसे पूछा सकता है कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? असली बात तो डिसिप्लिन में है मास्टर साहब, समझे। और फिर क्या हुआ? अदा से चल दिए। अब वो बोल के ऐसी वो उसी अदा से अपना चल दिए। वे कॉलेज के फाटक से बाहर निकले। सड़क पर पतलून कमीज पहने हुए एक आदमी हुआ दिखाई पड़ा। साइकिल पर था। वो आदमी किस पे था? साइकिल पर था। पास जाते जाते उसने प्रिंसिपल साहब ने उसे सलाम किया। उसे निकल जाने पर क्लर्क ने पूछा, यह कौन चिड़ी मार है? मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया है, बीडीओ का भांजा लगता है, बड़ा फितरती है। मैं कुछ बोलता नहीं, सोचता हूँ कभी काम आएगा। अब क्या हुआ कि एक आदमी उधर से आता है, वो मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया आया है और बीडीओ का भांजा है। सबसे पहले उन्होंने क्या, वो किस चीज से आता है? वो साइकिल से आता है। और प्रिंसिपल साहब उन्हें सलाम करते हैं। वो क्या? मलेरिया इंस्पेक्टर है, इसको भी याद रखिए। वो कौन है? मलेरिया इंस्पेक्टर है। और मलेरिया इंस्पेक्टर कौन है? बीडीओ का भांजा है, बीडीओ का भांजा, इस बात को भी याद रखिएगा। थोड़ी देर तक फिर प्रिंसिपल और क्लर्क दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे। थोड़ी देर में वे चिंतापूर्ण बोले। क्लर्क ने सिर हिलाकर हाँका,
थोड़ी देर में वे चिंतापूर्वक बोले, मैं फिर इसी टिपस में हूं कि कोई चांडुल फंसे तो इमारत का एकाक ब्लॉक और बनवा डाले। क्लर्क चुपचाप साथ चलता रहा। मतलब कि वो छंगामल इंटर कॉलेज का देख रहा है कि इधर उधर किसी चीज का फंड उंड आए तो उसी में काट छाट के जो है अपना कॉलेज बना ले। थोड़ी देर में चिंतापूर्वक बोले कि मैं भी इसी टिपस में हूं कि कोई चांडुल फंसे तो इमारत का एकाध ब्लॉक और बनवा डाले। क्लर्क चुपचाप साथ चलता रहा। अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल साहब भी रुक गए। क्लर्क बोला, दो इमारतें बनने वाली है। कौन कौन? प्रिंसिपल साहब ने उत्साह से गर्दन उठाकर कहा, कहाँ? एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी। इसको याद रखिएगा। कौन सा दो इमारत बनने वाला? एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी, घोड़ा डॉक्टर बता रहा था। दूसरा अस्पताल के लिए हैजे का वार्ड बनेगा, वहां जमीन की कमी है। कॉलेज के ही आसपास प्रिंसिपल साहब ये इमारतें बनवा लें, फिर धीरे धीरे हथिया लेंगे। तो यह दोनों बात आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वह कौन दो फंड आने वाला था। फिर दोनों चुपचाप चलते रहे। सड़क के किनारे एक आदमी दो चार मजदूरों को इकट्ठा करके उन पर बिगड़ रहा था। क्या हुआ कि एक जो है कोई आदमी दो चार मजदूरों को इकट्ठा करके बिगड़ रहा था। यह सब देखते देखते एक दूसरा आदमी साइकिल पर जाता हुआ दिखा। उसे उतरने का इशारा करके प्रिंसिपल साहब ने कहा, नंदापुर में चेचक फैल रही है और आप झोला दबाए शायरी कर रहे हैं। तो किस जगह में चेचक फैल रहा है? नंदापुर में कौन सी बीमारी फैल रहा है? चेचक फैल रहा है। वो कोई जान पहचान का व्यक्ति होगा। फिर यहाँ तीसरा जो है, क्लर्क ने कहा, मैं जानता हूँ यह भी एक चिड़ी मार है। मतलब उस आदमी के विषय में कह रहा। फिर वो लोग खत्म हो जाता वो संवाद। अब हम लोग चार पे चलेंगे। चार पे है कि कुछ दूर आगे एक घनी अमराई में बनी हुई एक कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। अब क्या, कुछ दूर आगे एक घनी अमराई में बनी हुई एक कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। सिपालगंज में इस कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था वह हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफी था। किनको चौंका देने के लिए? हेनरी मिलर, याद रखिएगा, हेनरी मिलर। उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के एक मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। उसका मास्टर ने क्या किया था? कोई मास्टर, कॉलेज के ही एक मास्टर ने क्या नाम रख दिया था उस झोपड़ी का? प्रेम भवन। घूरो और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाला सड़क का इस हिस्से सिपालगंज का किनारा भर मिलता था। ठेठ सिपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़कर असली सिपालगंज वेद जी के बैठक में था। असली सिपालगंज कहाँ था? वेद जी के बैठक में था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की पूरी दिशा को कुछ इस तरह घेर लिया था, उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान वैद्य जी का था। यानी कि लगभग सिपालगंज के एरिया में एक बढ़िया बड़ा मैदान किनका था? तो वैद्य जी का मकान था। वैद्य जी का उनका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफी रौबदार था। पीछे तरफ दीवारें कच्ची थी, उसके पीछे सुबह होता था। धूरे पड़े होंगे। झिलमिलाते हवाई अड्डों और लकलकाते होटलों के मार्फत जैसा सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश का हो रहा है। सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश का हो रहा है, यह भी बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उतर आया था और उससे साबित होता था कि दिल्ली से लेकर सिपालगंज तक का काम करने वाला देसी बुद्धि सब जगह एक सी है। मकान का अगला हिस्सा, जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। वह किस नाम से मशहूर था? तो वह बैठक के नाम से मशहूर था। ईंटा गारा ढोने वाला मजदूर भी जानता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे की बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन आदि मकानों का नहीं, ताकतों का नाम है। इसको याद रखें, नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन। यह नाम आपसे पूछा जा सकता है। थाने से लौटकर रूपन बाबू ने दरबारे आम
यानी बरामदे में भीड़ लगी थी, उनके कदम तेजी हो गए, धोती फड़फड़ाने लगे। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं। रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपए ऐंठ लिए थे। कितने रुपए उनसे ऐंठ लिए थे? 2 रुपए ऐंठ लिए थे। एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान धारी अंडरवियर पहने बैठा था। यह देखिए कैसा सनीचर का कद काठी है, इस बात को याद रखिएगा। नवंबर का महीना था और शाम को काफी ठंडक चल रही थी। वह बनियान में काफी खुश नजर आ रहा था। उसका नाम मंगल था, लोग उसे सनीचर कहते थे। उनका नाम वास्तविक क्या था? मंगल। लोग उसे प्यार से क्या कहते थे? सनीचर कहते थे। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह भी पंक्ति यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा। महीना भी आपसे पूछ दे कि किस महीने का जिक्र हुआ था, तब याद रखिएगा। बाकी ये यहाँ से यहाँ तक आप याद रखिएगा ही। उसके बाल पकने लगे थे और आगे के दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी के बैठक में बैठे रहना। उसका पेशा क्या था? वैद्य जी के बैठक में बैठे रहना था। वह ज्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रूपन बाबू समझ गया कि सनीचर फॉर्मल हो रहा है। सनीचर क्या हो रहा है? आज थोड़ा फॉर्मल हो रहा है। रंगनाथ रूपन बाबू से 1.5 साल बाद मिला था। ये इस बात को भी याद रखिएगा। कितने वर्ष के बाद मिला था? तो 1.5 साल बाद मिला था। रंगनाथ रूपन बाबू से कितने वर्ष के बाद मिला था? 1.5 साल बाद मिला था। रंगनाथ अब उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिकी हुई धोती का छोर, ताजा खाया हुआ पान, बालों पर पड़ा हुआ कई लीटर तेल, स्थानीय गुंडागिरी के किसी भी स्टैंडर्ड से वह होनहार लग रहे थे। सनीचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांग फैला दी। फिर ऊँगते हुए आवाज में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए हैं। उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई किसी गंजहा से 2 रुपए ले तो क्या 2 कौड़ी भी ऐंठ ले जाए? मतलब क्या होता है कि वो शनिचर बैठे बैठे पैर फैला करके आराम भाई कह रहे हैं कि मैं रंगनाथ भैया शहर से आए हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई गजहा से, मैंने गजहा एक पात्र है, याद रखिएगा। गजहा से 2 रुपए तो क्या 2 कौड़ी भी ऐंठ ले जाए तो कहें। गजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। एक तकनीकी शब्द था जिसे सिपालगंज में रहने वाले के लिए सम्मान सूचक शब्द की तरह इस्तेमाल करते थे। यह याद रखिएगा। गंजहा शब्द यह यहां से लेकर के यहां तक आपका इंपॉर्टेंट है। गंजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। यह एक कैसा शब्द है? तो यह एक तकनीकी शब्द है। कैसा शब्द है? तकनीकी शब्द है जिसे सिपालगंज में रहने वाले के लिए सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल किया जाता। आसपास के गांव में बहुत शांति के पुजारी मौके पड़ने पर धीरे धीरे कहते थे, तुम एक मुंह न लगो, तुम जानते नहीं हो यह साला गजहा है। फर्श पर वहीं एक 14-15 साल का लड़का भी बैठा था। वह 14-15 साल का लड़का बैठा था। लड़का कौन है यह पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उम्र याद रखिएगा। देखते ही लगता था कि वह शिक्षा प्रशा के चमक में नहीं आया। सनीचर की बात सुनकर उन्हें आत्मविश्वास से कहा, शरारती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपया मांगकर देखते तो। रंगनाथ का यह सवाल अनसुना कर दिया। उनसे जवाब में एक दूसरा सवाल किया, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो? सब में बातचीत चल रहा था तो उसी समय कहा कि तुमने ड्राइवर को रुपए अपनी मर्जी से दिए थे, उन्हें धमकाकर छीन लिए थे। रंगनाथ ने यह सवाल सुनकर अनसुना करके उन्होंने फिर रूपन बाबू से पूछा कि तुम अब किस क्लास में पढ़ते हो? उसकी शक्ल से लगा कि यह सवाल पसंद नहीं है। वो बोले 10th क्लास में हो। रूपन बाबू किस क्लास में था? अभी 10th क्लास में था। तुम कहोगे कि उसमें से 2 साल पहले भी थे, पर मुझे सिपालगंज की इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ पड़ता। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। क्या कहता है? इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। यह पंक्ति आपसे पूछा जा सकता है। रूपन बाबू का यह कथन है। रूपन बाबू का यह कथन है। कमरे में अंदर वैद्य जी मरीजों को दवा दे रहे थे। वैद्य जी का असली काम क्या था? राजनीति नहीं, मरीजों का इलाज करना, दवा देना। वो एक वास्तविक वैद्य थे। अचानक वे ही से बोले, शांत रहो रूपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। क्या कहते हैं? शांत रहो रूपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है।
रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी, आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? तो वही कहता है, रूपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं। वेद जी क्या थे? कॉलेज के मैनेजर थे। मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथों में, यह भी पंक्ति पूछा गया था, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथों में, यह भी पूछा गया है इस पर। मास्टरों का आना जाना इन्हीं लोग का हाथ में है। अब क्या हुआ जी, अब कोऑपरेटिव यूनियन के एक मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। यह बात याद रखिएगा, वैद्य जी अब क्या है? कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर हैं, इस बात को याद रखिए। कौन? वैद्य जी। वास्तव में इन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पदों का लालच न था। उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी न था। वहां जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में भी इन पदों को संभालना पड़ रहा था। यहाँ से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनको याद रखिएगा। वैद्य जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अर्थमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती उनकी उम्र 62 साल हो गई थी। वैद्य जी का उम्र कितना हो गया था? वैद्य जी का उम्र 62 वर्ष हो गया था, याद रखिएगा। वैद्य जी का उम्र कितना हो गया था? 62 वर्ष हो गया था। वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे जब मर जाएंगे। तो आपसे यह प्रश्न पूछा सकता है, वैद्य जी की क्या प्रतिज्ञा थी? वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तभी हम मर जाएंगे। जब लोग हमें यकीन न दिला दें कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा ही करते रहेंगे। वैद्य जी एक पेशे से वेदक भी थे। वैद्य जी पेशे से क्या थे? वेदक भी थे। इस बात को याद रखें, वैद्य जी क्या थे? पेशे से वेदक थे। वैद्य जी में उन्हें दो नुस्खे खास तौर पर आते थे। गरीबों का मुफ्त इलाज, गरीबों का मुफ्त, फायदा न हो तो दाम वापस, फायदा न हो तो गरीबों का नुस्खे खास तौर पर आते थे। गरीबों का मुफ्त इलाज, फायदा न हो तो पैसा वापस। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। उन्होंने रोगों को दो वर्गों में बना रखे थे, प्रकट रोग और गुप्त रोग, इसको भी याद रखें। उन्होंने रोग को कितने वर्गों में बना रखा था? दो रोग, प्रकट रोग और गुप्त रोग। प्रकट रोग वे प्रकट रूप से, और जो गुप्त रूप से चिकित्सित करते हैं। रोगों के मामले में उनकी यह थ्योरी थी कि सभी रोग ब्रह्मचार्य का नाश से पैदा होता है। सभी रोग क्या होता है? ब्रह्मचार्य के नाश से पैदा होता है। सुकरात ने शायद उन्हें यह किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में तीन बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचार्य का नाश करना हो तो पहले अपने कब्र खोद लेनी चाहिए। ब्रह्मचार्य नाश करना है, क्योंकि अगर आप 3 बार करना, चौथी बार अगर करते हैं तो क्या होता है? आपको कब्र अपनी खोद लेनी चाहिए। वैद्य जी के दवा खाने का एक विज्ञापन था, जीवन का निराशा नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। यह इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। वैद्य जी के दवा खाने का विज्ञापन क्या था? जीवन से निराशा नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को ब्रह्मचार्य का लाभ समझाए। उन्होंने एक दिन क्या हुआ? रंगनाथ को ब्रह्मचार्य का लाभ समझाया। रूपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुरा कर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचार्य क्या जरूरत है? वही तो क्रीम पाउडर का इस्तेमाल से भी आ जाता, वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है। चलिए, यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक रहने थे। अगली क्लास हम लोग कल देखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद, हम मिलते हैं अगले क्लास में।